आदाब सामीन, एक मुलाकात सेक्शन में मैं हसीन बानो लेकर हाजिर हूँ फिर एक नई शख्सियत के साथ, एक नई मुलाकात। जी हाँ, और आज की जो हमारी शख्सियत है वो बहुत ही खूबसूरत भी है और बहुत ही ज़हीन भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज की हमारी मेहमान आरएस ऑफिसर सना सिद्दीकी। सामीन, सना सिद्दीकी एक आरएस ऑफिसर के होने के साथ साथ जिम्मेदार भी है और पिछले 10 साल में जो उन्होंने अपनी इस नौकरी के जरिए काम किए उनसे रूबरू भी आपको वो कराएंगी अपनी बातों के जरिए, अपनी गुफ्तगू के जरिए, और हम उनसे सवाल भी करेंगे कि आखिर वो यहाँ तक किस तरह से पहुंची। ये सब कुछ आपको इस मुलाकात में मिलेगा सामीन, तो कहीं ना जाएं और सुनते रहें 101.2 FM ऑल इंडिया रेडियो। तो आइए सबसे पहले अपने मेहमान का इस्तकबाल कर लेते हैं। जी हाँ सामीन, सना सिद्दीकी को हम कहते हैं खुश आमदीद और उनका इस्तकबाल करते हुए उन्हें कहते हैं आदाब। आदाब हसीन, बहुत बहुत शुक्रिया। सना, हमारा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि आरएस ऑफिसर की जो जर्नी है, घर से निकलकर और यहाँ तक पहुँचना, किस तरह से मुश्किलों का सामना हुआ, किस तरह से आपके दिल में यह ख्याल आया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, वो आप अपने सामीन को बताएं। देखिए, शुरुआत जब हमने करी थी तो एक बेसिक रेगुलर स्टूडेंट जो होता है, आई वाज, मतलब खुद अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगेगा, पर पढ़ाई में थोड़ी ठीक ठाक थी, तो उम्मीद भी हो जाती है और फिर जब आप पढ़ते जाते हैं तो आप उसी तरफ और मेहनत करते जाते हैं। जहाँ तक बात है इस रास्ते की, तो मैं बहुत ही ईमानदारी से ये एक्सेप्ट करना चाहूँगी और बताना भी चाहूँगी कि मेरे ननिहाल में काफ़ी लोग इस तरफ पहले गए हुए हैं। मेरे ख़ुद के मामू दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, तीसरे लेक्चरर हैं, मम्मी हुई या मेरी दूसरी खालाएं वगैरह हैं, वो सभी कुछ ना कुछ, मतलब ऑल ऑफ देम आर वर्किंग वुमेन्स। मतलब आपको घर से ही ये तरबियत मिल गई? जी, घर से ही ये तरबियत तो मिल गई थी कि आप पढ़ें, लिखें और मेहनत करें। जी, ये तरबियत और ये गाइडेंस तो हमें शुरू से ही मिल गया था, लेकिन ये भी नहीं कहा गया था कि सिर्फ इसी नौकरी को करना है। शुरू से ही हमसे कहा गया कि आप जो भी है मेहनत करें और हिम्मत रखें और सारी चीज़ें फिर अपने आप आसान होती जाती हैं। ये भी हमारे लिए दूसरी नौकरियों की तरह एक नौकरी थी जी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि राजस्थान की सबसे प्रेस्टिजियस नौकरी थी, तो इसके लिए तैयारी की। मैं ये भी कहूँगी कि जितना सभी लोग करते होंगे उतनी ही हमने की, बट बाय द गॉड्स ग्रेस और मेहनत कह लीजिए या दुआएं कह लीजिए, फाइनली इसमें सिलेक्शन हो गया। तो आपका पहली बार में सिलेक्शन हो गया था? पहली बार में मेरा सिलेक्शन अलाइड सर्विसेज में हो गया था। मैं JCTO पहली बार में ही बन गई थी, मतलब जिसे हम कहते हैं कि सरकारी नौकरी लेना, वो मैंने पहले ही चांस में हासिल कर लिया था। सेकंड चांस में भी उसी के आसपास कहीं रैंक आई थी। थर्ड चांस में फिर ये प्रॉपर RS सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसके लिए आपने कितनी मेहनत करी और क्या गाइडेंस सिर्फ फैमिली से मिली, सिर्फ अपने ख़ानदान से मिली, या अपने किसी दोस्त या अपने किसी उस्ताद से भी मिली? नहीं, इस मामले में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि न सिर्फ घर की तरफ से, घर का तो मैंने बता ही दिया है कि काफ़ी सारी गाइडेंस भी थी, इंस्पिरेशंस भी थे। बाहर भी जब हम बात करें तो चाहे मैं अपने स्कूल टीचर्स की बात करूं, चाहे कॉलेज टीचर्स की बात करूं, चाहे मैं अपने PhD गाइड की बात करूं, मैंने इसके साथ साथ मैंने अपनी PhD भी पूरी की है। तो चाहे मैं डॉक्टर शीला राय के गाइडेंस में मैंने अपनी PhD का डॉक्टरेट पूरा किया है, तो चाहे मैम हो, चाहे सेमिनार्स हों, चाहे हमारे दोस्त हों जिनके साथ हम पढ़ाइयाँ करते थे, ग्रुप डिस्कशंस करते थे, तो कुछ हालात और कुछ लक ऐसा रहा कि सभी लोग बहुत ज़हीन मिले, बहुत अच्छे मिले, और उन सब ने मिलके इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन बैठा कि आज नतीजा आपके सामने है। मतलब कारवां अपने आप बनता गया आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल, मतलब जाहिर है मेहनत तो की होगी, लेकिन जब मैं अपने साथ के और पुराने लोगों को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेहनत तो हर आदमी अपनी जगह कर रहा है, लेकिन कुछ हालात, और मैं अब मुझे लगता है कि इस मुकाम पे आके इसे अपनी मेहनत का दावा करने से ज़्यादा इसे गॉड की ग्रेस मान लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब तकदीर और तदबीर दोनों? जी, दोनों। तो इस वक्त मैं अगर ये कहूँ कि आपकी तकदीर ने ज़्यादा साथ दिया तो गलत ना होगा? नहीं, मैं उसे तकदीर का नाम तो नहीं देना चाहूँगी, लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अपने आसपास वालों से के साथ पॉजिटिविटी रखते हैं, देखिए मेहनत का तो कोई ऑल्टरनेटिव होता ही नहीं है जी। और अगर आप कहें कि मैं बनने के बाद ये सारी बात कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, बनने के बाद मुझे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनके साथ की गाइडेंस की बदौलत मैं बनी। लेकिन अगर मुझे वो लोग सुन रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि इसके पीछे जितनी जी तोड़ मेहनत है
उसका अंदाज लगाना थोड़ा मुश्किल है। मतलब रात रात भर की जागी हुई पढ़ाई, जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कभी भी इसको एक सिंगल करियर के तौर पर नहीं देखा था। इसके साथ मैंने 2 करियर ऑप्शन रखे थे। मैं या तो मैं इस सर्विसेज में आती या फिर मैं लेक्चरशिप में जाती। उसके लिए मैंने एमफिल नेट जेआरएफ भी किया हुआ है। अच्छा। पीएचडी भी मेरी पूरी हो गई, जैसे मैंने बाद में बताया, वो मैंने नौकरी के बाद सबमिट कर दी है। तो उस वक्त दिन में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रात में आपको सेमिनार में पेपर्स प्रेजेंट करने हैं तो आप उन्हें लिख रहे हैं। तो एक अलग तरह का जोश, जुनून, जज्बा, उस वक्त की बात ही और होती है। अब तो हमें लगता है कि ख़राब वक्त में आ गए हैं वो वक्त जब याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेहनत बहुत थी, लेकिन उस मेहनत के साथ, मैं बाकी लोगों का नाम इसलिए ले रही हूँ कि उस मेहनत के साथ अगर वो पॉजिटिविटी नहीं होती, चाहे घर वालों की हो, चाहे टीचर्स की हो, चाहे साथियों की हो। मतलब हमें सेमिनार्स में भी जो दूर दूर से भी प्रोफेसर्स आते थे, हमारे रिसर्च पेपर सुन के वो इतना खुश होते थे, हमारी रिपोर्ट्स पढ़ के वो इतना खुश होते थे, हमें वो मौके दिया करते थे नए नए। तो अगर ये सब नहीं होता तो किसी भी इंसान का सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे कहीं भी पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही सना। और वक्त और हालात ये तय भी करते हैं कि आपको वो कौन सी राहों से किस मंजिल तक लेकर जाएंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि मेहनत तो हर काम में जरूरी है, अगर आपको अपनी मंजिल का पता है तो वो मंजिल बशर्ते कि आसानी से आ जाती है, लेकिन मेहनत के जरिए ही आएगी। मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जब आप पास हो गई, पूरा आपका एकदम खुशी का माहौल हो गया, और जब आपकी ज्वाइन करने की बात आई तो आपको सबसे पहली जो पोस्ट मिली वो कौन सी थी? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग इसमें आरए सर्विसेज में, हमारी पोस्टिंग से पहले ट्रेनिंग हुआ करती है। तो पहले ओटीएस में ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग हुई वो असिस्टेंट कलेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जयपुर हुई थी मेरी। तो जयपुर में मैंने एसीएम काम किया, उसके बाद मैंने एस्टेट ऑफिसर वक्फ बोर्ड में काम किया, उसके बाद मैं करौली में एसीएम रह के आई। फिर इसके अलावा मैंने सेटलमेंट डिपार्टमेंट में, फूड डिपार्टमेंट में, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में, एजुकेशन में भी मैंने काम किया है। अभी जहाँ मैं अभी हूँ, इससे जस्ट पहले मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी। समग्र शिक्षा अभियान चलता है। हाल फिलहाल 10-11 साल की जर्नी के बाद मैं अब राजस्थान वक्फ बोर्ड में सीईओ की पोस्ट पे हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बहुत मुबारक आपको सना। तो जिस तरह से आपने बताया कि अभी आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया, तो अलग अलग एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा आपको मिला होगा, और काम भी नए नए तजुर्बों के साथ नया काम भी होगा। बिल्कुल। तो उन सबको मैनेज करना, और अपने जो हुनर है कि आपने जो पढ़ाई की वो एक पर्टिकुलर अलग तरीके की थी, और ये काम अलग अलग तरीके के हैं, तो उन सबके साथ में कहते हैं सामंजस्य बिठाना, या उन सबके साथ में मिलकर चलना, उनके दरमियान चलना, वो किस तरह से करती हैं? देखिए, हमारी नौकरी की जो खासियत है सबसे बड़ी, वो यही है कि इसमें कोई भी मोनोटोनस काम नहीं है जी। इसमें आप जहाँ भी नए डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको उस डिपार्टमेंट के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, उस डिपार्टमेंट का काम समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसका काम करना होगा। अगर आपके लिए नया डिपार्टमेंट है तो आपको उस डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर काम का सेम रहता है, लेकिन फिर भी हर डिपार्टमेंट की एक अलग पहचान होती है। जैसे कमर्शियल टैक्स में जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो वो एक अलग तरह का टेक्निकल डिपार्टमेंट था, तो टैक्सेशन को पूरा समझना और उसके बाद बाकी लोगों से काम करवाना एक अलग तरह का चैलेंज हो जाता है। जहाँ तक बात करें पुरानी एजुकेशन से लिंक की, तो डायरेक्टली तो देखिए कोई लिंक किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी डिपार्टमेंट से नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन उसको पढ़ने में, समझने में हम जो मेहनत करते हैं, वो जो बेसिक्स तैयार करते हैं, वो जो समझ और जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी हम जो तैयार करते हैं, वो फिर हमें हर जगह ताउम्र काम आती है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और सना, जिस तरह से अभी तो बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, और बच्चे भी बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि उस जमाने के मुकाबले इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, क्योंकि 99 नंबर लाने के बाद ही उनको लाइन में लगना पड़ता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि उस वक्त ज्यादा आसानी थी बनना, या अब ज्यादा आसानी है बनना? देखिए, हर दौर की अपनी कुछ खासियत होती है और अपनी कुछ कमियां होती हैं जी। जैसा आप कह रही हैं, मैं भी जब देखती हूँ कि, और ये 99% तो हमारे टाइम पे शुरू हो चुका था थोड़ा थोड़ा साइंस मैथ्स वगैरह में जी। तो जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है आज कल के बच्चों के साथ कॉम्पीट करना, 99% लाना, कोई गलती ना करना। हमारे वक्त में तो गलतियाँ भी हुआ करती थी और इतनी परसेंटेज तो नहीं ही जाया करती थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जब आप
सोर्सेज देखेंगे। एक वो दौर भी था, मतलब हमने अपने घर में वो दौर भी सुने हुए हैं जब किताबें भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। अगर आपको इंग्लिश की किताबें चाहिए तो शायद नहीं मिलेगी, या किसी इंग्लिश किताब का हिंदी वर्जन चाहिए तो नहीं मिलेगा जी। न्यूज़पेपर्स अगर आपको, हमने खुद किए हैं न्यूज़पेपर्स, और योजना जो एक पत्रिका आती है उसके लिए आप सचिवालय जाएं और फिर उसको लेकर आएं। तो उस हिसाब से रिसोर्सेज देखें तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। हर चीज़ के इतने कोर्सेज के इतने डिफरेंट वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाते हैं कि आपको किसी भी क्लास में शायद अटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप घर बैठे जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अभी मैंने लास्ट ईयर ही अपना मतलब नौकरी के साथ LLB कंप्लीट किया है। क्या बात है, मतलब आप पढ़ते ही रहते हो हैं। पहले PhD आपने कंप्लीट किया, LLB कंप्लीट किया, मतलब आप क्या चाह रहे हो कि घर के बाहर एक बहुत लंबी सी लिस्ट हो कि हाँ सना सिद्दीकी ये नहीं, लिस्ट में तो कहीं मतलब मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं लगाने का, पर हाँ मुझे लगता है कुछ ना कुछ पढ़ते रहने से थोड़ा सा रूटीन एक्टिविटीज बनी रहती हैं। और पता नहीं क्यों मुझे उस एग्जामिनेशन हॉल की फीलिंग बहुत पसंद है कि आप बैठे हैं और आप लिख रहे हैं और सारा दिमाग उस 2-3 घंटे में उस कागज़ पे उतार रहे हैं, तो वो फील मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं अलग अलग तरह के एग्ज़ाम्स देती रहती हूँ। पर मैं यही बता रही थी कि उस LLB के एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है बुक्स आप ले आएँ, और ऑनलाइन तो मैंने खुद बिना किसी क्लास को अटेंड किए वो एग्ज़ाम्स मतलब क्लियर किए हैं। क्या बात है। तो आजकल के बच्चों के साथ कंपटीशन बहुत है, पर उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी बहुत है। तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं, और जितना कि हम जानते हैं कि आप 2 खूबसूरत बच्चियों की माँ भी हैं, तो इतना सब कुछ मैनेज एक साथ कैसे कर लेती हैं? सबसे पहले तो दिमाग में ये रहता है कि मैनेज करना है तो अपने आप हो जाता है। दूसरा, फिर आपको इसके लिए घर वालों का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ अपने इन-लॉज के साथ, तो बच्चों को जब छोड़ के घर नौकरी के लिए निकलते हैं तो कोई दिमाग में टेंशन नहीं होती, बहुत सुकून रहता है कि उनको घर में संभालने वाले लोग हैं। इसके अलावा भी चाहे मेरे अपने पेरेंट्स हों, चाहे मेरे हस्बैंड हों, सभी बहुत सपोर्टिव हैं, तो इन सब की मदद से बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एज अ वर्किंग मदर आप में गिल्ट भी रहता है। अक्सर रोज़ शायद 2-4 बार आप उस गिल्ट के शिकार होते हैं। एक वो एहसास भी रहता है कि बाकी बच्चों से अपने बच्चों को आप किसी चीज़ से महरूम कर रहे हैं, और फिर वो डबलिंग हर चीज़ की रहती है कि आप जब दफ्तर से घर की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको दिमाग में रखना पड़ता है कि बच्चे को जाके कौन सा होमवर्क कराना है, या उसका स्कूल का कौन सा असाइनमेंट था जो आपको पूरा करना है, या उसके लिए कोई सामान चाहिए था वो आपको लेके आना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट मैनेजरियल स्किल्स। पर मेरा ये मानना है कि ख़वातीन की जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो शुरू से ही बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरे ख़्याल से एक दूसरे को देखते देखते, एक दूसरे के सपोर्ट से हम लोग, दिक्कत बहुत आती है पर कर लेते हैं मैनेज। बहुत अच्छी बात आपने कही सना। और सामीन, एक मुलाकात सेक्शन में हम बात कर रहे हैं एक RS ऑफिसर सना सिद्दीकी से। जिस तरह से अभी सना की बातें आप तक पहुंच रही हैं, उनकी जो गुफ्तगू है आप सुन रहे हैं, तो आपको यह एहसास हो रहा होगा कि वो बहुत ही खुश मिजाज और जिंदा दिल भी हैं। तो सना, अभी आपने बात की ख्वातीन की, और जहाँ तक कि हम मुस्लिम मुआशरे की बात करें, इल्म और तालीम को लेकर जो मुस्लिम लड़कियां हैं या जो हमारे मुआशरे की लड़कियां हैं वो बहुत पीछे हैं अभी भी। हालांकि बहुत सुधार है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट फिर भी पीछे हैं। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, मैं आज की तारीख में तो उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप पढ़ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, या आप और कुछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी भी तरह की नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं जी। मेहनत तो आपको हर हाल में करनी पड़ेगी। तो जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करें। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो फिर आप अपने खुदा के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ ईमानदार हैं। उसके बाद आपको किसी और से किसी तरह के वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके रास्ते अपने आप बनते हैं। जो आपने कहा कि मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए, जी, तो मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ। ट्रेनिंग के दौरान अच्छा, बाय द वे, जो 2011 वाला रिज़ल्ट आया था RS का, उसमें मेरी ऑल राजस्थान में 2nd पोजीशन आई थी। अरे, तो उस वक्त ये काफ़ी बड़ी खबर थी, क्योंकि जैसा आपने कहा मुस्लिम बच्चियां नहीं निकल पाती हैं, तो किसी मुस्लिम बच्ची का टॉप करना, इट वाज अ बिग न्यूज़। तो काफ़ी सारे, मतलब मुझे देखकर भी हैरानी होती थी कि दूर दूर से जो नहीं जानता है वो भी खुश होता था। कुछ लोग मिलने आते थे, कुछ लोग फ़ोन करते थे कॉन्ग्रेचुलेशंस के। तो मतलब एक जुड़ाव इस तरह का, लोगों की खुशी देख के मुझे वाकई लगता था कि आपका कुछ करना
मेरी नौकरी है, मैं उससे देखिए आप अर्निंग के लिए कमाऊंगी अपना, मतलब इट इज़ जस्ट अ जॉब फॉर मी, और उससे वो खुश हो रहे हैं। तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होती थी कि आपके किसी काम से लोगों को खुशी हो रही है। मतलब वो उस वक्त तो मुझे नहीं समझ आया कि इस प्यार की और इसकी, मुझे लगता था ठीक है एक रिजल्ट ही तो है, लेकिन उसका असर मुझे उसके साल 1.5 साल बाद मतलब मैं अंडर ट्रेनिंग थी और मुझे 12 शाबाद भेजा गया था। तो वहाँ एक ऐसे ही अक्सर करके सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि मैं शायद उस वक्त वहाँ पहली मुस्लिम लड़की गई होंगी शायद। तो वहाँ पे मुझे एक शख्स मिले और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने अपनी बच्ची का उससे बिफोर लास्ट ईयर उन्होंने 7th क्लास पढ़ के उसे हटा लिया था और 1 साल का गैप उसमें आ गया था। और मेरा रिज़ल्ट आने के बाद, मेरा रिज़ल्ट आए उस वक्त 12 से 18 महीने हो चुके थे जी। मेरा रिज़ल्ट सुनने के बाद उन्होंने अपनी बच्ची का वापस 8th में एडमिशन कराया है। क्या बात है। तो मतलब मैं वाकई उस वक्त भी स्पीचलेस थी और मैं आज भी, मुझे लगता है कि कहाँ मेरा जयपुर का रिजल्ट, कहाँ 12 की वो बच्ची जी। और उसके 1 साल का गैप करके और वो मुझसे मिले। मतलब मैं आज भी वो फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वो सुन के उस वक्त कैसा लगता है कि आपने किसी की जिंदगी में कुछ इस तरह का असर डाला। और बहुत असर डाला सना, क्योंकि आपने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब जब मैं महसूस कर पा रही हूँ कि शायद वो लड़की अभी किसी मुकाम पर होगी और आपको भी दुआ दे रही होगी, और आपने जो मुआशरे को एक नई राह दिखाई कि हाँ लड़कियां किसी से कम नहीं होती, बशर्ते कि वो मेहनत करें और अपनी एक मंजिल तैयार करें। तो बहुत अच्छी बातें सामीन चल रही हैं सना सिद्दीकी से। इस वक्त आपका जो काम है वक्फ बोर्ड के अंदर, आप सीईओ हैं, तो क्या क्या वो जिम्मेदारियां हैं जो आप निभा रही हैं? देखिए, जो वक्फ बोर्ड है, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कि कोई भी इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में दान कर देता है उस प्रॉपर्टी का वक्फ में इंदराज हो जाता है। तो बस राजस्थान में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका प्रिजर्वेशन करना, उनको विकास करना, वो सब हमारे काम में आता है। तो लैंड्स के एनक्रोचमेंट्स हुए या हमारे कोई अगर जायज़ कोई चीज़ उस पर विकास कार्य करना चाहते हैं, उसकी एनओसीज वगैरह हुई, वो काम वक्फ बोर्ड करता है। जी। तो इसमें आपके साथ जो आपकी टीम होती है, उस टीम को आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। जितना कि हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर्स या समाचारों में या अखबारों में, तो बहुत सारी मुश्किलें भी होती हैं। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का नाम है और यहाँ तो दान की हुई चीज़ की आप देखभाल कर रहे हैं, तो किस तरह से वो बातें आप हल करती हैं? जी हाँ, वो मतलब हर तरह के डिपार्टमेंट से, जैसा मैंने कहा, अलग तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो यहाँ ज़्यादातर लैंड से जुड़े हुए मसले होते हैं और जहाँ भी लैंड आजकल है तो वो बेशकीमती है जी। तो जाहिर बात है कि उसके इंटरेस्टेड पार्टीज़ भी बहुत सारी आ जाती हैं। लेकिन एक्ट हमारा बहुत क्लियर है इस बारे में, और इसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो भी फाइनल डिसीजन होता है वो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। तो डेली रूटीन में भी अगर इंक्रोचमेंट्स होते हैं तो हम स्थानीय प्रशासन की मदद से उनको हटवाते हैं, और अगर कोई दूसरे तरह के अतिक्रमण है तो ट्रिब्यूनल में केस करके या फिर सीओ वक्फ बोर्ड के कोर्ट में केस करके, एस्टेट ऑफिसर का एक और कोर्ट होता है, उसमें किराएदारी के मैटर्स चल रहे होते हैं। तो वही डेली रूटीन में जो चीज़ें आती जाती हैं उनका सल्टारा तो उसी तरह से किया जाता है। खूबसूरती के साथ आप मुश्किलों को हल करती जा रही हैं। ज़िंदगी का नाम ही ये है कि आप खूबसूरती से मुश्किलों को हल करते जाएं। नहीं, बहुत अच्छी बात, और हम दुआ करते हैं कि आपकी ये मुस्कान हमेशा बनी रहे सना। तो इन सब जिम्मेदारियों से हटके जो सना है उसको क्या पसंद है? बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं और बहुत अलग अलग मूड्स पे बहुत अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। पढ़ना बेसिकली, क्योंकि सबसे कन्वीनियंट हॉबी एक स्टूडेंट के लिए रीडिंग होती है, तो उर्दू लिटरेचर का और हिंदी लिटरेचर का मुझे शुरू से थोड़ा बहुत शौक़ रहा है। इसके अलावा इंडियन म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, अच्छे लिरिक्स वाले गाने। कोई अगर फंक्शंस होते हैं तो डांस वगैरह भी कर लेते हैं। क्या तो बात मतलब है। कोशिश करते हैं कि जिस तरह से जो वक्त मिल जाए उसको उसी में जी लें। खुद को खुश रखने की जितने भी कोशिशें हैं वो पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी जिसकी मिसाल है, होठों पर कीमती मुस्कान है, सच कहूँ इल्म का खजाना है, वो सना आज हमारे साथ है। जी हाँ सामीन, हम बात कर रहे हैं सना सिद्दीकी से, और उनकी शख्सियत से आप रूबरू हो रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम एक मुलाकात में। जी हाँ सामीन, सना सिद्दीकी की गुफ्तगू से ये जाहिर हो चुका है कि आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, आशनाए इश्क हूँ कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं, रब की मर्जी है
वरना मैं किसी से कम नहीं। जी हाँ सामीन, हम लड़कियां अगर ये कहें कि हम कमजोर हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमसे ताकतवर तो कोई इस वक्त है ही नहीं। हम माँ भी हैं, बेटी भी हैं, हम बीवी भी हैं, और हम एक सरकारी नौकरी में नौकरी करने वाली, वो ओहदे पे कायम रहने वाली, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाली लड़की भी हैं। तो सामीन, जिस तरह से सना ने कहा कि अपनी मेहनत और अपने जज्बे से आप हर मकाम को हासिल कर सकते हैं, तो उस मकाम तक पहुंचिए और सना की बताई उस राह तक चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचिए। तो सना, जिस तरह से अभी आपने कहा कि मेहनत और जज्बा दोनों जरूरी हैं, तो इस वक्त जो बच्चे या जो हमारे नौजवान तैयारी कर रहे हैं एक आरएस ऑफिसर बनने की, उनको आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा, मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जी। तो अगर आप किसी भी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, चाहे वो आरएस हो, चाहे वो कोई और सर्विस हो, सबसे पहले तो अपना मकाम तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आप ये ईमानदारी से तय करें कि क्या उसको बनने के लिए जितनी मेहनत लगती है आप वो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई का वक्त बढ़ाएं। आपने रिसोर्सेज जो हैं, अगर आप उनको लेके भी मुतमईन नहीं है तो आप दूसरे रिसोर्सेज पे जाएं। अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लगता है कोई किताब बहुत अच्छी है, किताबों से भी दोस्ती रखें, उनको उनसे भी बहुत मदद मिलती है, जो मुझे आजकल देखने में मिलता है कि थोड़ा कम होता जा रहा है। इसके अलावा जब आपने एक बार अपना फोकस तय कर लिया कि मुझे यही बनना है, तो उसमें रोज़ अपने आप से शाम को अपना दिन ख़त्म होने पे सवाल करें कि आप अपने फोकस के लिए जो आपने आज किया, क्या उतना किया जाना मतलब पर्याप्त था, इनफ था, या आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी थी। देखिए, हम क्या होता है कि हम मेहनत करते जाते हैं और अपने आप से सवाल नहीं करते। जी। तो अगर आप हफ्ते में, रोज़, महीने में एक बार खुद से सवाल करें कि मैंने इतना वक्त इस चीज़ पे दिया है, तो क्या मैंने ईमानदारी से दिया है? बहुत अच्छी क्या बात। मैं उसको वापस किसी उस वक्त को यूटिलाइज करके, या खुद, अगर आप खुद मुतमईन हैं तो आप मेरी यकीन मानिए कि वो मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा हो सकता है कि आप ए चीज़ के लिए ट्राई करें और वो ना मिले, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपने ए चीज़ के लिए ट्राई किया है तो बी मिलेगी, सी मिलेगी, डी मिलेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। कोशिश ऐसा करते नहीं रहें। होगा कि आपने मेहनत की और आप खाली हाथ रह गए। इसके अलावा जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगती है, जो नई पीढ़ी में, मतलब नई पीढ़ी कह के मैं थोड़ी पुरानी पीढ़ी में अपने आप को शामिल कर रही हूँ, लेकिन जो हम देखते हैं टीनेजर्स में, थोड़ा ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ा जो आपको मिल रहा है उसका शुक्र होना चाहिए। जो रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं उनके लिए शुक्रगुजार आपको होना चाहिए कि हाँ, हमें एटलीस्ट ये वाले रास्ते तो मिल रहे हैं। बिल्कुल। मैं देखती हूँ टीनेजर्स को आजकल की वो शिकायत ज़्यादा होती है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। हम अपने पीछे वालों को देखें कि उन्होंने बहुत मुश्किल से यहाँ तक का सफ़र तय किया। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारी मुश्किलें तो बहुत कम हो गई, क्योंकि हमारी सारी मुश्किलें तो उन लोगों ने झेल ली जो पहले से इस तरफ बड़े थे। जी। तो आप ग्रैटिट्यूड रखें सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने टीचर्स के लिए। उस सब पॉजिटिविटी से क्या होता है, एक पॉजिटिव ऑरा बनता है। मैं एनर्जीज में बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो जब आप पॉजिटिव एनर्जीज रखेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो वही चीज़ें आपके आसपास घूमेंगी और रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह पॉजिटिव ही आएंगे। बहुत अच्छी बात सना, क्योंकि सब्र और खामोशी एक इस तरह का, हम कहते हैं ना कि हमारे पास हथियार है जिसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने कहा कि शुक्रिया अदा हमेशा करना चाहिए, चाहे वो रब का हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो अपनी सोसाइटी का हो, चाहे मुल्क का हो, क्योंकि शुक्रिया अदा करने से हमें वो चीजें मिल जाती हैं जो शायद हमारे कभी शायद नसीब में भी ना हो। बिल्कुल, आपने कहा सब्र खामोशी, मैं आपसे कह रही हूँ सब्र खामोशी मेहनत और शुक्रिया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो सना, चलते चलते अपने सामीन तक आप और कोई बात जो दिल में रह गई हो पहुंचाना चाहें तो पहुंचा दीजिए। नहीं, बस इंशाल्लाह मेरी, आप जितने भी सामीन सुन रहे हैं, वो जिस भी फील्ड में हैं, चाहे वो घरेलू औरत हैं, चाहे वो अपने बच्चे संभाल रही हैं, उनकी अलग तरह की मेहनत है, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी अलग तरह की मेहनत है, उन सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। आप सभी इंशाल्लाह सेहतमंद रहें। सेहत का होना हमने देखा पिछले 2 साल में बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी सेहतमंद रहें और पॉजिटिव रहें और खुश रहें।
बिल्कुल। और सना, ये सारी दुआएं हम आपको भी देते हैं कि आप यूं ही मुस्कुराती रहें और आगे बढ़ती रहें, और जो आपका इल्म हासिल करने का और तालीम हासिल करने का जो जज्बा है वो आप में यूं ही बरकरार रहे। अभी आपने सिर्फ 4-5 डिग्रियां हासिल की हैं, हम चाहेंगे कि बहुत लंबी लिस्ट आपके नाम के साथ में मौजूद हो। इंशाल्लाह ज़रूर, अगली बार आऊँगी तो लिस्ट बड़ी लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह। और आप यहाँ स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।